हेलो बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने क्या क्या बातें सीख ली हैं। हमने बेसिक एस्पेक्ट उसके पढ़ लिए हैं। हमने लास्ट लेक्चर में इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स और रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन फोर्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एनालाइज कर लिया है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट हमने पढ़ ली है, फोटॉन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली है। अब आज हम शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिटेल में एनालिसिस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या आए थे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। अब ये तो आपको लास्ट लेक्चर में ही पता चल चुका है, जब भी रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, पार्टिकल की तरह। और हर पार्टिकल का नाम क्या है, फोटॉन्स। हर पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती है, इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा, which is 12400 by lambda in angstrom इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आती है। मोमेंटम होता है P is equals to h over lambda। ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। नाउ अब बिल्कुल पहले बेसिक बातें हम समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हमारे पास एक मेटल सरफेस है। क्या है हमारे पास, लेट्स एक मेटल सरफेस है, क्लियर है। इस मेटल सरफेस में क्या है बच्चों, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस मेटल सरफेस में क्या है, बहुत सारे क्या है, लेट्स से एक मेटल सरफेस, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी तरह से ये सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है। That's why in the normal condition क्या होगा, the electrons from the metal surface will not eject out by itself। नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर नहीं आते। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये जो पॉजिटिव आयन, जैसे ही वो अपनी सरफेस को, सतह को छोड़ना चाहेगा, एक पॉजिटिव आयन वहां पर डेवलप होगा और वो पॉजिटिव आयन उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और वो उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर जाने नहीं देगा, क्लियर है। लेकिन हाँ, अगर हम एक्सटर्नली कुछ करें तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर जा सकता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक एमिशन क्या है कि आपने एक्सटर्नली कुछ किया, वो कुछ क्या है वो हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं। आपने एक्सटर्नली कुछ किया, उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट हो गया। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। नाउ एक वर्ड आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड आपको मिलेगा। पहले मैं छोटे से वर्ड्स क्लियर कर लेता हूं जो थ्रू आउट चैप्टर यूज होने वाले हैं। वो है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। एक वर्ड को ध्यान से सुनना। क्या है, वर्क फंक्शन। क्या वर्ड यूज किया मैंने, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस, इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों फाई नॉट से। किससे डिनोट किया जाता है, फाई नॉट से। अब वर्क फंक्शन क्या होता है इसको समझ लो। वर्क फंक्शन क्या है, अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कुछ, जितना भी बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही होगी यार। मान लो मैं ही इस इलेक्ट्रॉन को यहां से खींचने लग जाऊं तो मुझे कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना यार। और नॉर्मल सी बात है, मैं तो खींचूंगा नहीं, कुछ और फिनोमिना होंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वर्क फंक्शन क्या हो गया बच्चों, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या बोला मैंने, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस। ध्यान रखना, मैं मेटल सरफेस की बात कर रहा हूं क्योंकि हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। वर्क फंक्शन प्योरली किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की। प्योरली किसकी प्रॉपर्टी होती है,
मेटल की। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात कंसेप्ट क्लियर हो पा रही है आपको? तो वर्क फंक्शन क्या हो गया बच्चों? सिंपल देसी भाषा में बात कर रहे हैं हम। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट free electron from the metal surface is known as work function of that metal surface। और वर्क फंक्शन हमेशा, और वर्क फंक्शन ही क्यों, एनर्जी की जितनी भी टर्म होगी लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं, हमेशा वो किस में होंगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर एकदम। मान लीजिए दो मेटल सरफेस है, मेटल ए और मेटल बी। मान लो इसका वर्क फंक्शन है फाई नॉट ए, इसका वर्क फंक्शन है लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वर्क फंक्शन है लेट्स से 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जल्दी बोलो, ध्यान से देखो, फटाफट देखो कि किस केस में, कौन से मेटल के में, ए या बी, किस में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इजीली इजेक्ट आउट हो जाएंगे? नॉर्मली ए से फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब सिर्फ इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब जाके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से जस्ट इजेक्ट आउट होंगे। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनो, जस्ट इजेक्ट आउट होंगे। और अगर आपने एनर्जी इससे कम दी तो वो इजेक्ट आउट होने वाले नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होने वाला नहीं है। और अगर मान लो आपने एनर्जी ज्यादा दी तो एमिट तो हो ही जाएंगे, एमिशन तो हो ही जाएगा, साथ साथ जो बची हुई फालतू एनर्जी है वो भी उन फ्री इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे विद काइनेटिक एनर्जी। कितनी? डिफरेंस ऑफ दैट, जितनी आप प्रोवाइड कर रहे हो। मान लो इसको आप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहां खर्च हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहां खर्च हो गई? जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से इजेक्ट आउट करने में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जो बची हुई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब वो कहां जाएगी? वो उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से दौड़ने लग जाएंगे। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, एक एक चीज को आप समझिएगा, हर जगह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एकदम क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन एकदम क्लियर है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉनिक एमिशन के ना 3 तरीके होते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस के 3 तरीके होते हैं बच्चों। कौन कौन से? थर्मल एमिशन, फील्ड एमिशन, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी थर्मल एमिशन क्या है? वही बच्चों, आप क्या करो, मेटल सरफेस को बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दो, मतलब उसके टेम्परेचर को बढ़ा दो। वो एनर्जी आप कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हो, उसको आप हीट अप करके या वट एवर इट इज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वर्ड से क्लियर हो रहा होगा। थर्मल मतलब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एमिशन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा फील्ड एमिशन, एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, अब क्या होगा? उन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगेगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स। उन फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगी? फोर्स। और हो सकता है वो फोर्स इतनी हो कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लग जाएगा। ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में प्रॉपर सिंपल सी डेफिनेशन में दे दूं तो वो क्या होगा कि जब भी मेटल सरफेस पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस गिराई जाती हैं, उसके बाद क्या होता है? जैसे ही वो रेडिएशंस गिराएंगी, अब आपको मालूम ही है कि जब रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करती हैं? पार्टिकल नेचर की तरह। और हर पार्टिकल में एनर्जी कितनी होती है? E = hc/λ या E = hν। जब वो एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स पर गिरेंगी, और वो एनर्जी, फोटोन की एनर्जी अगर मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या तीनों पॉइंट एकदम क्लियर हैं? ऑल्दो इसमें अभी टेंशन मत लीजिए, इसको तो बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटर्स, ये वो बहुत सारी बातें हमें इसमें पढ़नी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपका? इलेक्ट्रॉनिक एमिशन एकदम क्लियर है, वर्क फंक्शन एकदम क्लियर है, तीन वेज एकदम क्लियर है। अब बच्चों हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड देयर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है जो मैंने बताया अभी आपको कि मेटल सरफेस पर जब भी रेडिएशंस फॉल कराई जाती हैं, मेटल सरफेस पर जब भी रेडिएशंस फॉल कराई जाती हैं तो क्या होता है? जैसी मेटल सरफेस पर रेडिएशंस फॉल कराई तो क्या होगा बच्चों? वो किसकी तरह बिहेव करेंगी? लेट्स से इसकी वेवलेंथ है लैम्डा या फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो किसकी तरह बिहेव करेंगी बच्चों? पार्टिकल नेचर की तरह है। क्लियर है? और हर पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती है बच्चों? E इज इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा या E इज इक्वल्स टू h न्यू। क्लियर है एकदम? अब मान लो ये जो एनर्जी है अगर मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, वो एक्साइट होंगे, और क्योंकि ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है और वर्क फंक्शन क्या है आपको पता ही है, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक्साइट हो जाएंगे और मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट हो जाएंगे एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट्स व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन हुई if the radiation of suitable frequency. Why I am saying suitable frequency? मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम आई, मान लो E is equals to 5 नॉट आया, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट्स व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बोली गई? when the radiations of suitable frequency fall या incident on a metal surface, then the electrons on the metal surface absorb energy from the photons, and as that energy is greater than the work function of that metal surface, these free electrons eject out from the metal surface, and the phenomena of emission of these electrons from the metal surface by the incident of these radiation is known as photoelectric effect। नाम से पता चला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम क्लियर है? कोई पूछ ले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिंपल भाषा में उसको बताना है कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि किसी भी मेटल सरफेस पर जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस गिराई जाती हैं तो क्या होता है? उस मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोटोन्स के द्वारा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जो फोटोन उनको एनर्जी दे रहा है वो मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, इसीलिए फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, एमिट हो जाते हैं, एंड दिस फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय दीज रेडिएशंस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही जस्टिफाई किया जा सकता है, वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसके कुछ पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सारे पॉइंट्स आप नोट करिए। अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाएंगे आपको, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में बात करेंगे और उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे। क्लियर एकदम? इनको आप नोट करिए। चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो तो हमने जान लिया। अब हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड इट्स ऑब्जर्वेशन क्या है। ये देखिए बच्चों, ये एक है ग्लास ट्यूब, इसको क्या है, इसका क्या नाम दिया गया? ग्लास ट्यूब। और यहीं से ही एक क्वार्ट्ज विंडो नाम दी गई। क्वार्ट्ज विंडो मतलब कि यहाँ पर एक कलर्ड फिल्म होती है, इसका क्या इस्तेमाल है वो हम बात करते हैं अभी। यहाँ पर एक सोर्स है, इस सोर्स से रेडिएशंस गिराई जा रही हैं सी प्लेट पर, और इस प्लेट को देखिए नाम क्या दिया गया? फोटो सेंसिटिव प्लेट। मतलब कि ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, मतलब कि ये फोटोन को सेंस करती है
मतलब कि ये क्या है, एमीटर, मतलब कि अगर इस सरफेस पर, इस मेटल सरफेस पर, इस प्लेट पर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की, एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस गिराई जाए। सूटेबल फ्रिक्वेंसी क्यों बोल रहा हूं, मतलब कि वो फ्रिक्वेंसी जिस पर की फोटोन, हर फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, क्लियर एकदम, गिराई जाए तो यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। क्लियर है बच्चों। ये एक क्या है, कलेक्टर प्लेट है, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे। ये क्या है बच्चों, कनेक्टिंग वायर्स, इस तरीके से। इसको बोलते हैं बच्चों कम्यूटेटर। क्लियर है, कम्यूटेटर मतलब कि इसके द्वारा हम पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। देखिए ये ए प्लेट है, फिलहाल ये प्लेट है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर टच कर दिया, इसको मैंने यहाँ टच कर दिया और उसको मैंने सिंपली यहाँ टच कर दिया, तो देखिए ए की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर मान लो मैंने इसको इन्वर्ट करके टच कर दिया तो ए की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मतलब कि इसका इस्तेमाल क्या है, इस सेटअप का इस्तेमाल क्या है, जस्ट टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ प्लेट ए, कलेक्टर प्लेट ए। क्लियर एकदम, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, मान लो एक सोर्स है, इस पर रेडिएशंस गिरा रहा है, ठीक है, क्लियर एकदम, और हर फोटोन की जो एनर्जी है E=hν है, वो इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है बच्चों। तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, एमिट आउट होते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक एक वर्ड को सुनना, उनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐसे चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई होगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल कर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे इस तरीके से, और इस तरीके से वो एक करंट जनरेट करेंगे, जो कि ये माइक्रो एमीटर मेजर करने वाला है, ठीक है। तो उस करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने, क्या क्या पॉइंट डिस्कस करे मैंने अभी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और उनकी वजह से जो सर्किट में करंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब बच्चों एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था, हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन देखना है। हमने क्या देखना है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन, हाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज वेरीड विद इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, और इंटेंसिटी के साथ, और कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल के साथ। मतलब कि मान लो मैं इसके पोटेंशियल को बढ़ाऊं तो कैसे वेरी करेगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस के साथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और भी पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पर, लाइक स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस एंड दैट, सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। क्या आपको ये सेटअप समझ में आ चुका है, क्लियर एकदम। और इसका क्या इस्तेमाल होता है, जस्ट टू प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस टू गेट द करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, क्या आपको सेटअप एकदम क्लियर हो पाया है, क्लियर है। अब हमें क्या देखना है, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर एकदम, विद इंटेंसिटी, विद फ्रीक्वेंसी। नाउ हाउ यू कैन चेंज द इंटेंसिटी, आप इसकी इंटेंसिटी को, सोर्स की इंटेंसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, कि सोर्स की इससे दूरी को घटा बढ़ा करके। अगर सोर्स से इसकी दूरी को आप घटाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, और अगर आप सोर्स की इससे दूरी को बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी घटेगी। क्लियर एकदम, क्लियर है कंसेप्ट। अगर कोई पूछ ले आपसे कि भैया आप रेडिएशन की इंटेंसिटी को कैसे वैरी कर सकते हो, भाई ऐसे वैरी कर सकते हैं, ठीक है एकदम क्लियर है। अब कोई आपसे पूछ ले भाई आप इसकी पोलैरिटी को कैसे चेंज कर सकते हो, कम्यूटेटर के द्वारा। आप इसकी फिक्स पोलैरिटी रख करके इसके मैग्नीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हो, इस रियोस्टेट के द्वारा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, आपका। अच्छा भाई, उसके बाद कोई पूछ ले आप फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर सकते हो। बच्चों यहाँ पर ना कलर्ड फिल्म लगी हुई होती है, कलर का सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से होता है। उन कलर्ड फिल्म को हम हटाते जाते हैं तो डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है विबग्योर आपने सुना होगा,
क्लियर है? हर फ्रीक्वेंसी का, हर कलर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ होती है। क्लियर एकदम? तो इसी तरह जैसे जैसे हम कलर हटाते जाएंगे वैसे वैसे इस कलर फिल्म से जो फिल्टर होकर के लाइट जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हेडिंग डालिए बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालिए इफेक्ट या फिर वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? पावर। क्या बताया था मैंने? इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स P बाय A। इंटेंसिटी को हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं I बराबर P बाई A। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पा रहा है? अब बच्चों याद करो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, वो क्या आया था? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, वो क्या आया था बच्चों? P अपॉन में क्या आया था? यहाँ पर P क्या है? पावर। पावर अपॉन में, पावर P अपॉन में एनर्जी ऑफ वन फोटोन, दैट मीन्स ये क्या आया था? hc ओवर लैम्डा, दैट मीन्स P लैम्डा बाय hc। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? अब क्या काम करते हैं? अब यहां से P की वैल्यू उठाते हैं और यहां पर पुट कर देते हैं। यहां से P क्या आ जाएगा बच्चों? यहां से P n hc अपॉन में लैम्डा, यहां पे पुट करो तो I क्या आ गया बच्चों? n hc अपॉन में लैम्डा a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो बच्चों, अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, मान लो आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, तो देखो बच्चों इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब है h तो चेंज नहीं होगा, ना c चेंज हो रहा, ना a चेंज हो रहा, ना लैम्डा चेंज हो रहा, ये टर्म तो कांस्टेंट है ना। अगर आप इंटेंसिटी, क्योंकि यहां से हमें ये पता चल गया इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और व्हाट इज n हियर बच्चों? n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो वैसे वैसे n बढ़ेगा बच्चों। ध्यान से सुनना एक एक बात को। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो रेडिएशन की वैसे वैसे n बढ़ेगा। n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड ऑन द सरफेस पर सेकेंड। और जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते जाएंगे बच्चों वैसे वैसे नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। ध्यान से सुना। जैसे जैसे ऐसे समझो, मान लो इस मेटल सरफेस पे मैं रेडिएशंस गिरा रहा हूँ, क्लियर है? सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल वर्ड यूज करते ही समझ जाना कि हर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। क्लियर है? जैसे ही मैं रेडिएशंस गिरा रहा हूं, मान लो हर सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन, मान लो हर सेकंड 100 फोटोन्स गिर रहे हैं, तो वो 100 फोटोन्स 100 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। अगर मान लो मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? अगर इंटेंसिटी बढ़ाई तो n बढ़ेगा। n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस बढ़ेगा। अब मैं 200 फोटोन्स को डाल रहा हूं पर सेकेंड, तो अब कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे पर सेकेंड? कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे पर सेकेंड? 200। तो करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। अब हर सेकेंड नंबर ऑफ चार्ज क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बढ़ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कॉमन सेंस है फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और कैसे इंक्रीज करेगा बच्चों? लीनियरली। क्लियर एकदम? क्योंकि भले ये n क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल करेंगे उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। जितने नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल करेंगे पर सेकेंड उतने ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। दैट मीन्स हाउ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज वेरिंग विद इंटेंसिटी। क्या आना चाहिए? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे वेरी करेगा इंटेंसिटी के साथ बच्चों? लीनियरली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? क्या पहला वेरिएशन एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम आगे वेरिएशंस देखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरा वेरिएशन। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल मतलब ये वाला। अभी फिलहाल अगर मैंने इसको ऐसे का ऐसे ही एज इट इज कर रखा है तो इसकी पोलैरिटी क्या कर रखी है बच्चों? मैंने अभी फिलहाल इसकी पोलैरिटी क्या कर रखी है? प्लस, और इसकी पोलैरिटी क्या कर रखी है? माइनस। क्लियर है? मान लो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर
एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर अगर मान लो मैं ये जो कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाने लगूं तो सोचो क्या होगा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मान लो लेट अस सपोज पर सेकंड एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर मान लो पर सेकंड 200 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 200 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, क्लियर है। और यहां पर सेकंड पहुंच पा रहे हैं लेट से 140, ठीक है, पर सेकंड पहुंच पा रहे हैं 140। जैसे ही मान लो मैंने इसकी पोलैरिटी बढ़ाई, मान लो यहां से मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया, जैसे जैसे मैंने कलेक्टर प्लेट को बढ़ाना शुरू किया तो सोचो क्या होगा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा बढ़ गई। अब पर सेकंड क्या होगा, पहले 140 था, हो सकता है अब 160 इलेक्ट्रॉन आने लग जाए, तो मतलब करंट बढ़ गया ना, करंट बढ़ रहा है। अब और बढ़ाई तो 180 फोटो इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, करंट बढ़ गया पर सेकंड। और मान लो और बढ़ाई तो 200 आने लग गए, ठीक है भाई, और बढ़िया। और बढ़ाई तो अबे अब थोड़ी बढ़ेगा यार, अरे हर सेकेंड निकल ही रहे थे 200 फोटो इलेक्ट्रॉन्स और 200 के 200 अब पहुंच पा रहे हैं। अब आप कितना मर्जी पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने वाला नहीं है। मतलब वेरिएशन बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा कि इनिशियली इट विल इंक्रीज एंड देन इट विल बिकम कांस्टेंट एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इनिशियली ये बढ़ रहा है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है एंड दैट कांस्टेंट करंट इज नोन एज सैचुरेशन स्टेट ऑफ करंट या सैचुरेशन करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सैचुरेशन करंट आपको समझ में आ रहा है क्या? कि जैसे जैसे आपने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे एमिटर प्लेट द्वारा एक्सेप्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही तो बढ़ेगा। भाई इलेक्ट्रॉन निकल ही रहे हैं 200 मान लो पर सेकंड और 200 के 200 पहुंच पा रहे हैं। अब बढ़ाते रहो, आप जितना मर्जी बढ़ाते रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाते रहो यार। अब इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते है ही। मान लो मेरे पास देने के लिए किसी को 100 रुपए हैं तो मैं मैक्सिमम 100 रुपए दे सकता हूं यार, 100 से ज्यादा मैं दे ही नहीं सकता। वैसी कहानी यहां पर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? उसके बाद अगर मान लो आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो दैट मींस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ गए। उस केस में क्या होगा? यस, देन अगेन ऑल्सो फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, कॉमन सेंस। देन अगेन ऑल्सो फोटोइलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, बट अगेन एक सैचुरेशन स्टेट तो आनी ही है। लेट्स से I2, देन अगेन इफ यू आर इंक्रीज लेट्स से I3, और यहां पे साफ साफ दिख रहा है I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो ये ग्राफ हमें देखने को मिला। अब उसके बाद क्या किया? इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। मतलब अब इस बार इसका क्या टर्मिनल कर दिया? नेगेटिव टर्मिनल करने का मतलब जानो बच्चों, जैसे ही आपने इसका नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, अब ये यहां पर आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट घटेगा। और वेरिएशन कुछ इस तरीके से देखा गया बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट घट रहा है और घटते घटते जीरो हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट घट रहा है और घटते घटते क्या हो रहा है? जीरो। और इसी को नाम दिया गया बच्चों रिटार्डिंग पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल। और जिस भी नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जा रहा है, उसको नाम दिया गया बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैसे हो रहा है अभी मैं समझाऊंगा, अभी बस मैं नामकरण बता रहा हूं आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या है? सिंपली नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एमीटर प्लेट। और इसकी पोलैरिटी हमने यहां से वेरी करी, यहां से चेंज करी। और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे, इसके नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाओगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट घटेगा और घटते घटते एक पॉइंट पर जीरो भी आ जाएगा। और उसी पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। That means stopping potential is that value of negative retarding potential of collector plate at which photoelectric current will becomes
जीरो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया? जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपके? अच्छा भाई, अब ऐसा क्यों हुआ जानो। बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बच्चों, सभी की एनर्जी एक जैसी तो है नहीं, सभी की एनर्जी एक जैसी तो है नहीं। कोई मान लो निकल रहा है, कोई मान लो निकल रहा है भाई, ये बात तो तय है, ये बात तो तय है कि फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से है, फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से है। हर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, हर फोटोन को एनर्जी मिल रही है, सॉरी हर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, वो इजेक्ट आउट हो रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल टॉप मोस्ट, जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल टॉप सरफेस पर होंगे वो जस्ट इजीली इजेक्ट आउट हो गए। जो थोड़े अंदर बरी होंगे उनको अब बाहर निकलने में अभी थोड़ी सी और तकलीफ होगी, क्योंकि वो कोलाइड करेंगे, इधर उधर टकराएंगे, आयन से भी टकराएंगे, उस दौरान भी उनकी एनर्जी खर्च हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब हर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग है, ये बात आपको समझ में आ रही है। हर फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है भाई, एनर्जी अलग अलग है, क्लियर एकदम। हर फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है? अलग अलग। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम भी होगी ना। मैं कह रहा हूं आप मुझे यह इंश्योर करा दो कि आपने इतना पोटेंशियल कर दिया है कि आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को ही रोक दिया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को ही आपने इतना कार्य आपने करवा दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल से कि उसने मैक्सिमम एनर्जेटिक वाले काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। तो मैं ये इंश्योर कर दूंगा बाकी इलेक्ट्रॉन तो खुद ब खुद रुक गए होंगे। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना हो गया होगा? जीरो। दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट नेगेटिव retarding potential at which it stops the most kinetic energy फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उस वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को भी उसने रोक दिया, और उसी इंस्टेंट पर करंट क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो बच्चों, आप भले ही इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा? नहीं यार, इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल का संबंध किससे है? ध्यान से सुनो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का संबंध किससे है? मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन से। और इंटेंसिटी का संबंध सिर्फ उनके नंबर से है, सिर्फ उनके नंबर से, उनकी एनर्जी से नहीं है। यही कंफ्यूजन पैदा होती है बच्चों के दिमाग में कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है। नहीं, गलत है, मिथ है ये। इंटेंसिटी बढ़ाने से जस्ट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट विल इंक्रीज, बट देयर एनर्जी विल नॉट गोइंग टू इंक्रीज। Their energy will not going to increase. If their energy is not going to increase, so if you are increasing the intensity also, their stopping potential is same। मतलब हर केस में stopping potential तो सेम आने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और एक इक्वेशन आपको समझ में आ रही होगी, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल उसने इतना वर्क कर दिया, QV उसने इतना वर्क कर दिया कि उसने मोस्ट काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इक्वेशन आपको ये क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्या आपको ये ग्राफ क्लियर है? क्लियर एकदम? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन रिटार्डिंग पोटेंशियल। बच्चों ये हमने देख लिया, इंटेंसिटी चेंज करने से सिर्फ नंबर चेंज होता है, एनर्जी चेंज नहीं होती। तो एनर्जी कैसे चेंज होगी? कॉमन सेंस है यार, एनर्जी कैसे चेंज होगी? जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, एनर्जी कैसे चेंज होगी? यार फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो यार, बिल्कुल ठीक बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, बिल्कुल ठीक बात है। अब सुनो, क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए यार। फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ और सिर्फ कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ तब बढ़ेंगे जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लेना। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ और सिर्फ तभी बढ़ सकता है जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इंक्रीज हो जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ तभी इंक्रीज हो सकते हैं जब आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज करो। क्योंकि जैसे ही आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे वैसे ही नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज करेगा, और वो नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कराएंगे पर सेकेंड, और करंट बढ़ेगा। दैट मींस इन फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट से कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फ्रीक्वेंसी का लेना देना किससे होगा? फिर एनर्जी से।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स से। इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। और बच्चों एक्सपेरिमेंटल जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरीके से आया। जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आया है बच्चों वो कुछ इस तरीके से ग्राफ अपना आया है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। Let's say this is V01, this is V02, this is V03 and this is current. Clear एकदम? Let's say this is new 1, this is new 2, this is new 3. Clear एकदम? And new 3 is greater than new 2 is greater than new 1. क्लियर है? दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। और हमने देखा हमने क्या काम किया, हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी। हाउ कैन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी? वाया दिस ऑन चेंजिंग द कलर। क्लियर एकदम? जैसे हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी बच्चों, हमने देखा एक्सपेरिमेंटली करंट विल नॉट गोइंग टू चेंज। और बिल्कुल ठीक बात है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई वेरिएशन नहीं आया। ये ग्राफ एकदम सिंपल वैसे ही दिखा जैसे प्रीवियस ग्राफ था, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। बिल्कुल ठीक बात है यार, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे बाहर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, मेटल सरफेस से इजेक्ट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अब ज्यादा पोटेंशियल की आवश्यकता होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों वेरिएशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए और इसमें हमें क्या क्या रिजल्ट पता चले बच्चों। हमें रिजल्ट ये पता चले बच्चों कि हमें ये रिजल्ट पता चले कि इंटेंसिटी का लेना देना फोटो इलेक्ट्रिक करंट से है, इंटेंसिटी का लेना देना काइनेटिक एनर्जी से नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का लेना देना इंटेंसिटी से नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का लेना देना काइनेटिक एनर्जी से है, मतलब उसका लेना देना फ्रीक्वेंसी से है। तो ये सारा ये जो साइकिल है वो आपको एकदम क्लियर कट पता होनी चाहिए। एक और ग्राफ एक्सपेरिमेंटली हम बना देते हैं बच्चों, इसका थ्योरेटिकल रीजन मैं भी आपको दूंगा। वो ग्राफ है बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है बच्चों किसके साथ? स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है बच्चों फ्रीक्वेंसी के साथ। और वो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से आता है। इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको दूंगा कि स्ट्रेट लाइन ही क्यों है, दिस एंड दैट सो एंड सो। अब देखो बच्चों, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, देखो वो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से नहीं शुरू हुआ है। स्ट्रेट लाइन क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा मैथमेटिकली। अभी फिलहाल ऐसे समझ लो, ये बात तो तय है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हो, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब उसको रोकने के लिए ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल आपको अप्लाई करना होगा। क्लियर एकदम? अब हाउ इट इज इंक्रीजिंग लीनियरली वो मैथमेटिकली आपको पता चलेगा। बट बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो है लेट्स से दिस इज मेटल ए, दिस इज फॉर मेटल बी। यहाँ पर देखो ये एक ऑरिजिन से ना शुरू होके ये किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ही शुरू हो रहा है। लेट्स से दिस इज 501, लेट्स से दिस इज लेट्स से न्यू नॉट 1, let's say this is nu naught 1 and this is let's say nu naught 2। बिल्कुल ठीक बात है, nu naught 1 nu naught 2 क्या हो गया बच्चों? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई जिस पर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर इससे पहले अगर मान लो आप रेडिएशन डाल रहे हो, मान लो रेडिएशन आप डाल रहे हो, क्लियर एकदम, और इतनी फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो कि हर फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा नहीं है, तो फिर किस बात का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर किस बात का फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फिर किस बात का स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और बच्चों इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी अभी आपको पता चलेगा बच्चों। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो गई बच्चों? वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड such that it emit the electrons। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो यस वर्क फंक्शन पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो हम अपकमिंग बाद लेक्चर में अभी हम देखेंगे, आगे देखेंगे इसको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आइंस्टीन साहब ने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया था, बहुत ही अच्छे से हमें क्लियर किया था।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ग्राफ भी आपको क्लियर है? क्या सारे पॉइंट एकदम क्लियर हैं आपको? इनको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बच्चों, आइंस्टाइन साहब ने ही ये जितने भी हमने एक्सप्रेशंस पढ़े, जितने भी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी, और आइंस्टाइन साहब ने इन सभी को अपनी एक सिंपल सी मैथमेटिकल इक्वेशन से एक्सप्लेन किया, और उसी के बेसिस पर इनको थियोरेटिकल फिजिक्स का उस ईयर का नोबेल प्राइज मिला था। बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन और सिंपल सी इक्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पर एनर्जी पर बेस्ड है, लेकिन सारी चीज उन्होंने एक्सप्लेन कर दी, ईच एंड एवरीथिंग। उसको आप ध्यान से देखिए बच्चों। एक बात बताओ, मान लीजिए एक मेटल सरफेस है, मान लीजिए एक मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है लेट्स से फाई नॉट, क्लियर एकदम, और इस पर आप रेडिएशंस गिरा रहे हो, इस पर अगर आप रेडिएशंस गिरा रहे हो बच्चों with frequency let's say nu, with frequency nu और wavelength lambda such that हर फोटोन की एनर्जी वन फंक्शन से ज्यादा है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, ठीक है बच्चों। अब मान लो ऐसे समझो बच्चों, एक एग्जांपल से मैं बताता हूं कि मान लो इसका वर्क फंक्शन है लेट्स से इसका वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आप जो रेडिएशंस एमिट कर रहे हो इस पर जो मेटल सरफेस पर आप जो रेडिएशंस फॉल करा रहे हो, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है लेट्स से कुछ भी है फ्रीक्वेंसी, लेकिन हर फोटोन की जो एनर्जी है वो है लेट्स से 3 या फिर 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होना तय है, ठीक। अब मैं ये पूछ रहा हूं, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखिए दो चीजें हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दोनों में बहुत अंतर है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बच्चों, हर फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, लेकिन हाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? 4.4 माइनस 3, कितनी होगी? 4.4 माइनस 3, ये मैक्सिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये एक रेंज होगी बच्चों, 0 से 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे, मैंने बताया कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल टॉप सरफेस पर होंगे, वो जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, खुपाच एनर्जी एब्जॉर्ब करिए और बाहर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उनको कोई और हर्डल बियर करने की जरूरत नहीं है, ना वो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से बियर कर रहे हैं, ना वो अपने आयन से टकरा रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना दिस दैट सो एंड सो, कुछ नहीं हो रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकाल दी। कोई पूछ ले काइनेटिक एनर्जी, तो वो रेंज होती है बच्चों, रेंज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो 0 से मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है, वो 0 से मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी के बेसिस पे उन्होंने बहुत जबरदस्त रिलेशन दिया बच्चों। ध्यान लो, इसका वर्क फंक्शन है फाई नॉट, और रेडिएशन जो आप गिरा रहे हो उसकी एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो हर फोटोन की एनर्जी कितनी हुई बच्चों? हर फोटोन की एनर्जी कितनी हुई बच्चों? E इज इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा, या फिर E इज इक्वल्स टू h न्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? h न्यू माइनस फाई नॉट, जैसे यहां पर निकाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। और यही क्या है? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसी इक्वेशन पे बेसिस पर उनको नोबेल प्राइज, थ्योरेटिकल फिजिक्स का नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। बहुत ही जबरदस्त इक्वेशन यार। के मैक्स इज व्हाट? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसी के बेसिस पर सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, सारे वो ग्राफ एक्सप्लेन हो जाएंगे, जो मैंने बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियर वेरिएशन क्यों दे रहा है वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा। सारी चीजें यहाँ से एक्सप्लेन हो जाएंगी। कैसे? अच्छा एक बात बताओ, सुनो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से एक्सप्लेन हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की। यहाँ पर एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ, ध्यान से सुनना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, जिसका रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है?
न्यू। क्लियर है? फाई नॉट क्या है बच्चों? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है बच्चों, ध्यान से सुनना। एच न्यू क्या है? वन फोटोन की एनर्जी जिसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है न्यू और वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? मिनिमम जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है, काइनेटिक एनर्जी से हमें कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स you know very well kinetic energy can be greater than or equals to 0. That means h nu minus phi naught can be greater than or equals to 0. That means nu can be greater than or equals to phi naught by h. That means nu if is equals to phi naught by h, that expression is known as threshold frequency. मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाएंगे, उनके दौड़ने की कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, अब यहां से पता कर सकते हैं, देखिए मैं कह रहा हूं इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही नहीं आएगा, फील करने से आएगा चैप्टर। क्लियर? मान लो अब मैं क्वेश्चन दे दूं आपसे, क्वेश्चन दे दूं भाई एक मेटल सरफेस है, लेट से ए, इसका वर्क फंक्शन है लेट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर मान लो रेडिएशंस गिराए जा रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी है कुछ भी है लेट से, बताओ कि वर्क फंक्शन बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है यार, फाई नॉट बाय एच निकाल। फाई नॉट पता है एच से डिवाइड कर, लेकिन ध्यान रखियो यहाँ फाई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में कन्वर्ट कर लियो, क्योंकि एच जो होगा वो जूल सेकंड में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन पॉइंट्स को ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ। क्लियर एकदम? यहां से फाई निकाल, यहां से फाई नॉट निकाल, लेट्स से दिस इज फाई नॉट, यहां से फाई नॉट निकाल, फाई नॉट निकाल, वो क्या आएगा? न्यू नॉट बाय एच। क्लियर एकदम? अगर निकालने के बाद अगर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट हुआ, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला नहीं है। अब देखिए आपको भी समझ में आ रहा होगा इस चैप्टर में मेरा ज्यादा कोई रोल नहीं है, कैलकुलेशन का पार्ट है, मेरा रोल है फील कराना, वो मैं बहुत अच्छे से आपको फील करा रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एकदम क्लियर है आपको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसको आप नोट करिए, अभी और आगे बढ़ेंगे। चलिए और बेसिक पॉइंट हम क्लियर करते हैं इस इक्वेशन से। अच्छा बच्चों एक बात सुनो, KMax का रिलेशन हमने देखा था, KMax को हम क्या भी लिख सकते हैं, KMax को हम क्या भी लिख सकते हैं, EV0 where V0 is what? स्टॉपिंग पोटेंशियल। V0 क्या होता था बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखो जरा, तो EV0 बराबर h न्यू माइनस फाई नॉट, तो V0 क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से h बाय ई न्यू माइनस फाई नॉट बाय ई। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, ध्यान से देखिए, यहाँ से पता चल रहा है साफ साफ न्यू नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा था आपसे कि जो ग्राफ आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से ही आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब और इस पर चलो, इसको बच्चों y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराओ, तो y पर क्या आ जाएगा बच्चों? देखो y की जगह क्या आ जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। y की जगह क्या आ रहा है बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल। x एक्सिस पे क्या आ रहा है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। x एक्सिस पे क्या आ रहा है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। स्लोप क्या आ रहा है बच्चों? स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप क्या आ रहा है? h बाय ई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इंटरसेप्ट क्या आ रहा है बच्चों? फाई नॉट बाय ई नेगेटिव में। दैट मीन्स अगर मैं ग्राफ बनाऊं स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर मैं ग्राफ बनाऊं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, तो वो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से आ रहा है, जिसका जो इंटरसेप्ट होगा बच्चों, इंटरसेप्ट जो होगा वो कितना होगा बच्चों? फाई नॉट बाय ई। मतलब दिस वैल्यू इज फाई नॉट बाय ई। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये ग्राफ, बहुत आते हैं इस पर प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम आती है। और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बच्चों? इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बच्चों? स्लोप देखो क्या होगा इसका? h बाय ई। और बच्चों आइंस्टीन साहब ने प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू यहीं से ही निकाली थी। क्यों? क्योंकि स्लोप तो मैन्युअली आपको मिल जाएगा। क्लियर एकदम? और h बाय ई के बराबर है, e क्या होगा बच्चों आपको पता ही है, वहां से h की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी बच्चों 6.672 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दैट्स द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका स्लोप आएगा बच्चों h बाय ई, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा बच्चों वो होगा वर्क फंक्शन बाय ई विच इज फाई नॉट बाय ई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपका?
एकदम कंसेप्ट क्लियर है। सो यहाँ से बच्चों हमें सारी चीज़ें पता चल गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है उसका संबंध सिर्फ फ्रीक्वेंसी से है, काइनेटिक एनर्जी का संबंध इंटेंसिटी से नहीं है, इंटेंसिटी का संबंध सिर्फ करंट से है, इंटेंसिटी का संबंध काइनेटिक एनर्जी से नहीं है, इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपके सारे पॉइंट एकदम क्लियर हैं? सारे पॉइंट बच्चों क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है? पार्टिकल नेचर से। वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर कह रहा हूँ, इस पर प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, लेकिन आप फंडे जानिए। अब आप टॉप मोस्ट लेवल के क्वेश्चन इनसे करिए। प्रॉब्लम्स करने से ज़्यादा सबसे पहले फील करिए। मेरा काम जो था फील कराने का, वो मैंने करा दिया क्लियर एकदम। क्योंकि क्वेश्चंस में क्या है, कैलकुलेशन पार्ट बहुत होता है इसमें, लेकिन मैंने तो वो कैलकुलेशन पार्ट भी आपका रिड्यूस कराने की कोशिश करी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट करिए इन कंसेप्ट को। नाउ वी विल सी सम मोर कंसेप्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने बहुत डिटेल में एनालिसिस कर लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है क्लियर एकदम। और हमने देख लिया है कि कैसे रेडिएशंस पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं। उन पार्टिकल को हमने एनालाइज कर लिया है, सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमने पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद आइंस्टाइन साहब की जो इक्वेशन है उसको भी हमने पढ़ लिया है। नाउ अब हम पढ़ेंगे मैटर वेव के बारे में। थोड़ा सा मैटर वेव के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। मैटर वेव बेसिकली क्वेश्चन ये उठा, डी ब्रॉगली साहब के दिमाग में क्वेश्चन उठा कि यार नेचर ना हमेशा सिमेट्रिसिटी शो करती है, जैसे कि सुबह शाम, दिन रात, ठंड गर्म, इस तरह से नेचर हमेशा सिमेट्रिसिटी शो करती है। तो उन्होंने सोचा कि अब जब रेडिएशन जो है, रेडिएशन जो कि वेव है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो क्यों नहीं मूविंग पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता होगा। और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन उनके दिमाग में उठा और बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट उन्होंने दे डाली कि यस, मूविंग पार्टिकल ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव। शुरुआती दौर में उनकी बात किसी ने नहीं मानी, लेकिन डेविसन और जर्मर साहब थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज भी करी सिंपल सी इस लाइन पर कि यस, मूविंग चार्जेस, मूविंग पार्टिकल्स बिहेव लाइक अ वेव। उन्होंने बोला कि जो वेवलेंथ होती है मूविंग पार्टिकल्स की, वो होती है लैम्डा बराबर h/p, लैम्डा बराबर h/p, where h is the Planck's constant, p is the momentum of that particle, that means h/mv. So that's the wavelength of what? Matter wave. और इसी को क्या बोलते हैं? मैटर वेव। दैट मीन्स मूविंग पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर इसको हम अपने मैक्रोस्कोपिक लेवल पर अप्लाई करते हैं तो देखिए mv कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन जो h आएगा वो h जो होता है वो 10⁻34 में होता है। तो लैम्डा का जो रेंज होगा वो लगभग 10⁻30 से 10⁻34 और मोर देन दैट होगा। और उस पर्टिकुलर रेंज को डिटेक्ट करना हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। लेकिन अगर वही चीज सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल पर लगाया जाए तो लैम्डा की एक फाइनाइट रेंज निकल के आती है विच कैन बी इजिली डिटेक्टेबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, चलते हैं भाई। अब इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी ½ mv², इसको मैं मास से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो m²v²/2m, दैट मींस p²/2m, दैट मींस p क्या आ जाएगा? √2km। p क्या आ जाएगा? √2km। दैट मींस लैम्डा का एक और फॉर्म क्या हो गया? h/√2km। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब मान लो जो पार्टिकल हैं वो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं। कैसे पार्टिकल हैं? चार्ज पार्टिकल हैं। चार्ज पार्टिकल के केस में k को हम कैसे भी लिख सकते हैं। मान लो दो पॉइंट हैं A और B, उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिया गया है, लेट्स से डेल्टा V बराबर V, क्लियर एकदम। और एक चार्ज है मेरे पास लेट्स से Q, तो वो एसेलरेट करने लगेगा।
तो जो वर्क डन बाय फील्ड होगा वो कितना होगा, Q इंटू डेल्टा वी, दैट मीन्स Q इंटू वी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और वही किसके बराबर होगा बच्चों, डेल्टा के वर्क एनर्जी थ्योरम से। दैट मीन्स किसी भी इंस्टेंट पर मैं K को क्या लिख सकता हूं, Q इंटू वी। किसी भी इंस्टेंट में मैं K को क्या लिख सकता हूं, Q इंटू वी, वेयर Q इज द चार्ज, Q is the charge of that particle and V is the potential difference in which that charge is accelerating. That charge is accelerating. That means इसकी एक और modified form क्या बन सकती है, lambda बराबर h over under root 2mq into v। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो मेनली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ये सब है हमारे पास। क्लियर है? और देखो सभी का हमें चार्ज भी पता है और मास भी पता होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमें सभी का चार्ज भी पता होता है और हमें सभी का मास भी पता होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है आपके? क्लियर एकदम। तो जब भी हम ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, M कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, तो बचता है V। अब हर बार हम इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे बच्चों। दैट मीन्स जब भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा बच्चों। जब भी आप वैल्यू पुट कर दोगे, मैं फाइनल रिजल्ट आपको बता रहा हूं, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, 12.27 अंडर रूट वी, और ये आएगा बच्चों आंसर एंगस्ट्रॉम में। दैट मीन्स फॉर इलेक्ट्रॉन मैटर वेव का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन, 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच दैट इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इन द सेम मैनर जब हम M और Q प्रोटॉन के लिए, जब हम M और Q प्रोटॉन के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रोटॉन के लिए जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिजल्ट आता है फॉर प्रोटॉन 0.286 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं, H की वैल्यू पुट कर रहा हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर पुट किया, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन यहां पे पुट किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन द सेम मैनर व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर ड्यूट्रॉन, जब आप ड्यूट्रॉन के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो लैम्डा आता है फॉर ड्यूट्रॉन वो आता है बच्चों 0.202 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। इन द सेम मैनर लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल आता है बच्चों 0.101 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, ये रिजल्ट आपको ध्यान होने चाहिए, ये आपकी कैलकुलेशन को बिल्कुल रिड्यूस कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या पॉइंट एकदम क्लियर है? मैं फिर कह रहा हूं, इसमें मुझे फील कराना था, कनेक्ट कराना था, जो मैंने आपको करा दिया है। बाकी तो कैलकुलेशन का पार्ट होता है, कौन सा रिलेशन कब कहाँ कैसे यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहीं पर ही इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं और यहाँ पर हमारा क्या कवर हो गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। अब आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करिए। आई होप सारी प्रॉब्लम्स आप टैकल कर पाएंगे, हर तरीके की वैरायटी आप टैकल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छे से समझाया है, मैटर वेव में छोटा सा ही पोर्शन था, ये सिंपल सा पोर्शन था। ये बस बेसिक से चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। और सारी कैलकुलेशन मैंने आपकी रिड्यूस कर दी है, मतलब यू नॉट नीड टू पुट दीज वैल्यूज एंड सॉल्व, जस्ट ये रिजल्ट आप ध्यान रखिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद एटॉमिक फिजिक्स। थैंक यू फॉर नाउ।